खास शिक्षक आज हमारे बीच रहेंगे जो बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र में कार्य किया है। ये सभी शिक्षक जो है वो प्रेसिडेंट अवार्डी हैं, इसलिए खास हो जाता है उनसे जानना कि इस मुकाम को हासिल करने में उन्होंने कितनी मेहनत की है और कैसे वो यहां तक पहुंचे हैं। खास मेहमानों को मंच पर बुलाऊंगी, भूमिका शर्मा, ज्योतिराज और अंजू। आप तीनों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आए। सेशन को होस्ट करेंगी मेरी सहयोगी ऋतु तोमर। ऋतु मंच पर आए और इस सेशन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये सभी टीचर्स हैं, यहां पर सभी स्टूडेंट मौजूद हैं। जरूर जानिएगा कि अगर आपको इन फ्यूचर टीचर बनना है, किस तरीके से आप एक प्रेसिडेंट अवार्डी, सिर्फ टीचर नहीं, एक प्रेसिडेंट अवार्डी बन सकते हैं, वो ये सभी महिलाएं बताएंगी। ओवर टू यू ऋतु। थैंक यू ममता। सबसे पहले तो आप तीनों का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। वैसे तो एक टीचर, आदर्श टीचर वही होता है जो अपने इस पद को, अपने जीवन को अर्पित कर दे शिक्षक पद के लिए। लेकिन क्योंकि आप सभी यहाँ पर राष्ट्रपति अवार्डी हैं, आप सभी ने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए हैं, कार्य किए हैं और एक लंबा जीवन दिया है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमेशा से, खासकर स्त्रियों की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, तो उनके लिए जो सोच रही है वो बड़ी संकीर्ण रही है। अगर उसमें शिक्षा की बात की जाए तो एक बहुत लंबा अरसा लगा है कि उन्होंने अपने घूंघट से बाहर निकलकर शिक्षा के लिए उन्होंने स्कूल जाना सीखा है। हालांकि आज वक्त बदल गया है, अगर यहाँ पर साक्षरता दर की बात करें तो उसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव आया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, कितना बदलाव आप देखती हैं पहले के समय में और आज के समय में? देखिए, बदलाव जो है वो सुविधाओं के अनुसार आया है, लेकिन सोच से नहीं आया है। दो पंक्तियों से कहना चाहूंगी, विकल वेदना आहत मन में तनकी हूं लाखों पीड़ाएं, और निराशा के झूले में झूलती मानव की आशाएं, घोर कंटकित पथ की चुभने जब साहस का मुख बितराएं। जो बेटी साहस से, हौसले से आगे बढ़ी, उसने आसमान छू लिया। लेकिन जिसको परवरिश में साहस नहीं मिला, हौसला नहीं मिला, वो दहलीज के भीतर की दुनिया में रह गई, क्योंकि वहां पर छद्म भेष में संत भी मौजूद है और वहां पर परमात्मा भी मौजूद है। जो छद्म भेषधारी है वो उसको आगे कभी बढ़ने नहीं देता। एक बेटी होने के नाते ये कहना चाहूंगी कि हम बेटियों को सबसे पहली चुनौती जो फेस करनी होती है वो होती है आलोचना। कोई भी बेटी किसी गांव की गली से, मैं खुद हरसाना कला गांव से हूं, गांव की गली से जब हम बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले जब उन्नति के शिखर पर हम आगे बढ़ती हुई नजर आती हैं तो एक बेटी को रोकने के लिए हमारे अपने लोग चरित्र पर उंगली उठाते हैं। सबसे पहला जो पड़ाव होता है। दूसरा पड़ाव होता है कि आपके पास सुविधाएं कितनी हैं, माता पिता आर्थिक रूप से समर्थ है या नहीं है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय जाने वाली मेरे गांव से पहली लड़की थी और मेरे परिवार के सामने रिश्तेदार और भी जो गली में आसपास जो भी परिवार के लोग होते थे, सबका यही होता था कि क्या आप आर्थिक रूप से इनको इतना पढ़ा पाएंगे। वहां पर दिल्ली विश्वविद्यालय का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, आने का, जाने का, रहने का, किताबों का। लेकिन मेरे फादर, मेरी मदर, दोनों ही ये होता था कि नहीं, हमें अपनी बेटी को पढ़ाना है। और बहुत ज्यादा विरोध हुआ था कि गांव की लड़की दिल्ली जाएगी, गांव का नाम खराब होगा। और आज वही लोग, जब मैं संसद भवन से 31 अक्टूबर 2022 को अपना संबोधन देकर लौटी तो ढोल बजाकर गांव में मेरा स्वागत कर रहे थे। आपने उस चीज को कितना अपने अंदर जिया है, अपने माता पिता के संस्कार को, उनके सपनों को। यहाँ पर बहुत सी बेटियां बैठी हैं, बहुत से बेटे बैठे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो बच्चे, इवन मैं भी आज भी अपने माता पिता का चेहरा अपनी आंखों में जिंदा रखते हैं, वो कभी भी गलती नहीं करते, ऐसी गलती नहीं करते जिसे सुधारा ना जा सके। तो इसलिए आप हमेशा उनको जरूर जिंदा रखें, क्योंकि उनका तप है, 25 सालों का तप है। जब एक 25 साल की संतान तैयार होती है समाज के लिए, अपने जीवन को भूलकर वो आपको तैयार करते हैं, अपनी आकांक्षाओं को मारते हैं ताकि आप एक अच्छा जीवन समाज को दे सकें और खुद को एक संवैधानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से तैयार कर सकें। और उसके लिए अनुशासन ही सबसे बेहतरीन तरीका है। और दूसरा ये है कि आज भी मैं सुबह आकाशवाणी पर थी तो मैंने उसमें भी बोला है, ऑल इंडिया रेडियो पर मैं एक लोक्यूटर हूँ, आरजे की तरह हम काम करते हैं, और दूरदर्शन पर मैं प्रोग्राम्स करती हूँ। असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ जीवीएम गर्ल्स कॉलेज सोनीपत में। तो साथ में ये है कि जो अभावों में प्रभावशाली ढंग से जीना सीख जाते हैं, उन्हीं के अंदर स्वावलंबन पनपता है।
और जो स्वावलंबी बन जाते हैं उन्हें ही आत्मनिर्भरता की तरीके से जीने में प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो आप सुकून से कैसे जी सकते हैं जब आत्मनिर्भर होंगे, स्वावलंबी होंगे। और ये जो साक्षरता, अक्षर ज्ञान सभी के पास है, लेकिन शिक्षित होना एक अलग बात है। और साक्षरता और शिक्षित होने के जो बीच की दूरी है वो होशियार और जिम्मेदार तक पहुंचने का जो पुल है वो होता है। देखिए आज हम देखते हैं हर बच्चे के 90% आते हैं, 95% आते हैं, और 12वीं में तो 99-100% तक भी आ जाते हैं। तो वो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, वो जिम्मेदार नहीं हैं। क्यों नहीं? क्योंकि उनको आगे से आगे सारी सुख सुविधाएं मिली हैं। हमारे साथ क्या अलग था जब हम बड़े हो रहे थे? हमारे माता पिता के पास यदि कुछ था भी, चाहे घर में खाना बहुत अच्छा बन सकता था, दोनों टाइम सब्जियां बन सकती थी, लेकिन उन्होंने एक टाइम हमें चटनी में भी रखा होगा। कारण ये था कि वो हमारे अंदर उस मानसिक चेतना को जन्म देना चाहते थे जिससे हमारे अंदर जिम्मेदारी आए। जब मैं 10वीं 11वीं 12वीं या फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी तो मेरे अंदर ये होता था कि अपना कोई भी अगर खर्चा है या घर में भी असिस्ट करना है तो पुरस्कार राशि आनी चाहिए, आपको इनाम जीतने हैं, एक अंदर से जज्बा होता था। दूसरा, ये कुछ कुछ लिखकर आप कमा सकते हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम आप कर सकते हैं जिससे आपको पैसा मिले, या फिर आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हैं। आज यहाँ पर इतने बच्चे बैठे हैं, आप इसमें से अगर हाथ खड़ा करने को बोलेंगे कितने बच्चे ट्यूशन्स पढ़ाते हैं तो मुश्किल से 10-12 के हाथ खड़े होंगे। कितने बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो ट्यूशन्स पढ़ाते हैं? देखिए, तो अब आप ये बताएं, मुश्किल से 4-5 हाथ हैं। अब ये बच्चे आप सोचें कि ये होशियार होंगे, इनको अपने विषय का बहुत ज्ञान होगा, लेकिन जो जिम्मेदारी है, इंटेलिजेंसी से जिम्मेदार होने तक का जो बीच का पुल है वही सफल बनाता है। क्योंकि आपने देखा होगा 60% लाने वाले भी चमक जाते हैं। कारण ये कि उनके अंदर जिम्मेदारी कूट कूट कर भरी होती है। तो इसलिए आप सभी जिम्मेदार बने। जिम्मेदार होंगे तो इंटेलिजेंसी अपने आप पीछे आएगी, एक्सीलेंस कमाने का मौका अपने आप आता चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने यहाँ पर संघर्ष की बात की है, और ना सिर्फ ये महिलाओं के लिए बल्कि ये लड़कों के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी उतना ही है कि आपके पेरेंट्स ने जितना संघर्ष किया है, आपकी कामयाबी उसकी कहानी बताती है। और ये बात ना सिर्फ लड़कियों के लिए, स्त्रियों के लिए और महिलाओं के लिए, बल्कि लड़कों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप अपना करियर बनाते हो तो इस चीज पर जरूर फोकस रहो, और ये देखो कि आपके पेरेंट्स ने आपके पीछे कितना स्ट्रगल किया है। बहरहाल अंजू जी, आप भी क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और आपने काफी इनोवेटिव आइडियाज के साथ इसको आगे बढ़ाया है, और शायद यही एक वजह है कि आज राष्ट्रपति जो आपको अवार्ड मिला है, आप उससे सम्मानित हुई हैं। इसी वजह से आपने एक लंबा समय दिया है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि स्कूल में अगर हम देखें, कॉलेज में हम देखें, तो वहां किस तरह का आपको लगता है कि एनवायरनमेंट की जरूरत है? खास करके लड़कियों को किस तरह के परिवर्तन की जरूरत है? क्या और बेहतर हो सकता है? और कहीं ना कहीं स्कूल में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम ये बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे पेरेंट्स होते हैं, जब उनसे बात की जाती है तो वो सोचते हैं कि लड़कियों को 12वीं तक पढ़ाया बस इनफ है, 12वीं से ज्यादा हम नहीं पढ़ाएंगे, इतनी एजुकेशन उसके लिए बहुत है, बहुत ज्यादा हुआ तो हमने ग्रेजुएशन करा दी, इससे ज्यादा हम आगे बढ़ने की नहीं सोचते हैं। उनको लगता है कि ये सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़की की शादी हो जाएगी तो वो पूछेंगे कि क्या लड़की पढ़ी लिखी है या नहीं है, तो एटलीस्ट हम बता सकते हैं कि उसने 12वीं की है या ग्रेजुएशन की है, इससे ज्यादा नहीं सोचते। क्या आज वो बदलाव आया है? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी ने मुझे यहाँ आने के लिए वक्त दिया और मेरी बात सुनने के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। देखिए, जब स्कूल की बात हम करते हैं तो मैं मैम की बातों से सहमत हूँ। स्कूल में आज भी अगर हम बच्चों से बात करते हैं, स्पेशली जो फीमेल स्टूडेंट्स हमारे रहते हैं, उनके साथ ये इशू है कि उनके जो पेरेंट्स हैं और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं स्पेशली, वो आज भी वहीं पे हैं कि बच्चों को 12th क्लास करानी है। गांव में ही स्कूल है, इसलिए ही बच्ची को पढ़ने भेजा जा रहा है। कई बार बच्चे पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनसे बात भी करते हैं कि आपके बच्चे में इतना कैलिबर है, आप उसे आगे भेजिए, जिससे हमारा डिपार्टमेंट इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे बच्चों को प्रोवाइड करता है, स्पेशली गर्ल चिल्ड्रंस को। लेकिन वो लोग एग्री नहीं करते हैं। वो आज भी कहीं ना कहीं उनके मन में डर है। एक उनकी जो सोच है वो बहुत ही छोटी सोच मैं कहूंगी, कि आज भी उनको ये लगता है कि बेटियों को नहीं भेजना है, उसी जगह बेटे को भेजने के लिए रेडी हैं। और जहां तक बात बदलाव की है, बदलाव बहुत आया है। अगर ऐसे पेरेंट्स हैं जो नहीं भेजना चाहते, तो उसके साथ ऐसे पेरेंट्स भी हैं, ऐसी माएँ भी हैं जो अपनी बच्चियों के लिए आज के दिन खड़ी हैं। और मैं उन माओं को सैल्यूट करना चाहूंगी। कम से कम अपने बच्चों के लिए उन्होंने बोलना तो सीखा, अपनी बात कहना तो सीखा, अपनी बात रखना तो सीखा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, और इस बदलाव का श्रेय सीधा सीधा जाता है शिक्षा को। जो हमारी आज की माएँ हैं वो शिक्षित हैं, उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान है, उन्हें ना कहना आता है,
उन्हें अपने बच्चों के लिए खड़ा होना आता है, उन्हें ये बताना आता है कि मैं अपनी बच्ची को पढ़ाना चाहती हूँ और ये पढ़ेगी और आगे जाके इसे जिंदगी में कुछ करना है। तो ये श्रेय सीधा हम वुमेन्स को जाता है, उनकी माँओं को जाता है और एजुकेशन को जाता है। मैं अपनी अगर बात करती हूँ तो इस वर्ष मुझे राष्ट्रपति शिक्षक अवार्ड से मुझे 5 सितंबर को नवाजा गया है, जो स्टेट में से एक टीचर को दिया गया है और नेशन में भी, देश की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे मेरा प्रथम स्थान था, जिसके लिए मैं अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही उसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगी। क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट हमारे बच्चों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, अगर उनमें से 90% भी अगर हमारे बच्चों तक पहुँच जाती हैं तो उससे हमारे बच्चों का एक अलग ही रूप हमें देखने को मिलता है। बच्चे प्रोजेक्ट करते हैं टेक्सटाइल वेस्ट मैनेजमेंट पे, मेरे बच्चों ने प्रोजेक्ट किया और नेशनल लेवल पे उन्होंने 3rd पोजीशन वहाँ पे ली। तो वो वही बच्चे थे जो कभी ये सोचते थे हम तो बात ही नहीं कर सकते हैं, हम बोल ही नहीं सकते हैं। जब वो बच्चे मंच पर आकर अपनी बात रखते हैं तो उनमें से एक नया ही उनका एक रूप हमें देखने को मिलता है, एक नया कॉन्फिडेंस हमें बच्चों में देखने को मिलता है और उनके पेरेंट्स को भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारे बच्चे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि एक अच्छी पहल है। हम टीचर्स को, हम वुमेन्स को, बच्चों के लिए जो काम हम कर रहे हैं, स्पेशली पहले हमें उनके जो पेरेंट्स हैं उनका जो ब्रेन वॉश है वो करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि लड़के और लड़कियां आजकल बराबर हैं और वो बराबर काम कर रहे हैं। लड़कियां लड़कों से कहीं ज्यादा हद तक अच्छा काम कर रही हैं। ये सबसे पहले प्रिपेयर हमें उनके पेरेंट्स को करना पड़ेगा। अगर उनके पेरेंट्स का एक बार ब्रेन वॉश हो जाता है, अगर वो एग्री हो जाते हैं हमारी बात से, तो बच्चियों को आगे आने से कोई नहीं रोक सकता, उनको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल अंशु जी। ज्योति जी, क्योंकि एक बहुत लंबा वक्त आपने भी बिताया है और आपने बकायदा घर घर जाकर प्रचार प्रसार किया है शिक्षा के लिए, खासकर लड़कियों के लिए कि उनको स्कूल भेजना चाहिए। अगर हम समाज की बात करें तो आज के समाज को बनाने में एक स्त्री का, एक महिला का कितने प्रतिशत योगदान आपको समझ में आता है? अगर हम पहले की बात करें तो जाहिर है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रही है, आज भी कुछ खास बदलाव नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे करके लड़कियां कोशिश कर रही हैं कि वो बराबर नहीं तो कम से कम इतना तो हो कि उनका वजूद, उसकी वैल्यू हो। आज के समाज को अगर हम देखें, उसको लेकर आप क्या सोचती हैं? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, बधाई देना चाहूंगी कि महिलाओं का ये कॉन्क्लेव जो आपने ये आज बातचीत का ये दौर आज इतना खूबसूरत आपने यहाँ पर आयोजन किया है, इसकी गूंज बहुत दूर दूर तक जाएगी। आपकी बात से ही ताल्लुक रखते हुए कहती हूँ कि सच में महिलाओं का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है, महिलाओं का असर बहुत ज्यादा है। असल में महिलाएं शक्तिशाली हों, सशक्त हों तब तो बहुत असर है ही, वो बहुत शक्तिशाली ना हो, बहुत सशक्त ना हो तब भी उनका असर बहुत अधिक है। क्योंकि एक माँ की, एक बहन की, एक समाज में रहने वाली हर महिला की एक अपनी अलग जिम्मेदारी है, एक ऐसा रोल है कि सब तरफ से वो अपने ऊपर घर को, माहौल को एक जिम्मेदारी के साथ थाम लेती है। अगर आप शिक्षा की बात जहां से आपने शुरू की थी, मैं अपने महाविद्यालय, राजकीय महिला महाविद्यालय मुरथल में स्थित है, ताऊ देवीलाल राजकीय महिला महाविद्यालय, जहां मैं अंग्रेजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। सन 2003 में हमारा महाविद्यालय स्थापित हुआ और आलम कुछ यूं हुआ कि कॉलेज में, गांव में पहले 12वीं तक का स्कूल था, तो 12वीं पास कराकर लड़कियों को घर पर आराम से उनको बिठा लिया जाता था और ऐसा माना जाता था माता पिता के द्वारा कि जब कोई उपयुक्त वर मिलेगा और इनकी मैरिजेबल जब ये हो जाएंगी तो 2 साल, 3 साल, 4 साल तक घर पर ही लड़कियां रहती और फिर उनका विवाह कर दिया जाता। महाविद्यालय बना तो उसके साथ एक जागृति भी हम इस महाविद्यालय के साथ वहां पर आई और सच कहें कॉलेज खुल गया और एडमिशंस बिल्कुल भी नहीं थे कॉलेज के अंदर, क्योंकि आसपास कोई माहौल ही नहीं था कि लड़कियों को उच्चतर शिक्षा के लिए आगे लाया जाए। तो हम सब टीचर्स ने मिलकर, हम 6-7 टीचर्स का सबसे पहले जब वहां पे हम स्थानांतरित होकर गए तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हम तो आ गए हैं लेकिन हमें पढ़ाना किसको है, वो लड़कियां कहाँ हैं जिनके लिए ये महाविद्यालय खुला है। तो घर घर जाकर हमने प्रचार करना आरंभ किया और 1 साल, 2 साल और 3 साल नहीं, मैं सच कहूं तो 4 वर्ष तक ये अभियान हमने, मैं इसे अभियान ही कहूंगी, केवल घर घर जाना नहीं था। और ये एक ऐसा अभियान था कि हमने भी, मैं स्वयं अपने बारे में कहूं तो मैंने अपने भीतर के वॉलंटियर को पहचाना, एक सेवा भाव जो सच में हम सबके भीतर मुझे लगता है हम बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, कई बार अवसर नहीं आता।
या हमें वो मौका ही नहीं मिलता कि हम अपनी बात को सामने रखें और हम अपना कोई कंट्रीब्यूशन करके दिखाएं। तो असल में जीवन, दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगी, असल में जीवन का हर कार्य जो हमें करने के लिए मिलता है वह एक अवसर होता है। हम कई बार अपनी लेजीनेस में, कई बार हम सोचते हैं हमें और बहुत से काम हैं, जब हम उस कार्य को नहीं करते तो असल में हम उस अवसर को गवा देते हैं। मेरे लिए बाद में 2015 में मैं जो है कॉलेज में, क्योंकि 2003 से ही कार्यक्रम अधिकारी, प्रोग्राम ऑफिसर रही और बेहतरीन कार्य हमारी छात्राओं ने एनएसएस के माध्यम से समाज में किया, मुरथल गांव में और उसके आसपास के एरियाज में। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि इस कार्यकाल में हम 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मेरी यूनिट को मिले, जिसमें मेरी 3 वॉलंटियर लेवल के पुरस्कार थे 2012 में, 2013 में और 2016 में। हर वर्ष मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूटेड ये अवार्ड्स हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार, अब इनका नॉमेनक्लेचर बदल दिया गया है, आजकल ये राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के नाम से ही आजकल इनको दिया जाता है। तो बहुत लंबा संघर्ष रहा और ये संघर्ष मुझे लगता है कार्यक्रम अधिकारी होने से पहले भी, एक इंसान होने के नाते, एक माँ होने के नाते और जब एक टीचर होने के नाते, गार्जियन होने के नाते, जब कॉलेज में ये महसूस किया कि अभी एडमिशन्स को हमें लेकर आने की जरूरत है, तो गांव-गांव हम गए और गांव-गांव जाने में एक असीम आनंद की अनुभूति हुई, एक ऐसी जिम्मेदारी की अनुभूति हुई। लगा ये हमारा काम है, हम केवल एडमिशन्स के लिए नहीं, हम एक जागृति फैलाने के लिए जा रहे हैं। और आज मैं सच कहूं तो महाविद्यालय में 1000 से ऊपर छात्राएं हैं, जिसमें बहुत अधिक योगदान आसपास के लोगों का है। पहले नहीं थी मानसिकता की लड़कियां पढ़ें, आगे बढ़ें, लेकिन सरकार के प्रयास हैं और जब जब महाविद्यालय वहां पर खुला, और मैं तो कहती हूं जहां जहां भी, आजकल एक सरकार का एक और है कि हर 15 किलोमीटर पर एक राजकीय महाविद्यालय खुलना चाहिए। मैं बहुत स्वागत करती हूं इस मूव का। हर 15 किलोमीटर पर, यानी किसी भी लड़की को घर से बहुत दूर जाने की जो एक बहुत बड़ी बाधा आती है लड़कियों के जीवन में, उससे वो बच जाएंगी। और जब पास में ही सुविधा होगी तो देखिए शिक्षा तो है वो हमारा मानसिक स्तर, हमारे सोचने के दायरे, और जिन खिड़कियों में हम कैद होकर रहते हैं वो बड़ी सी खिड़कियां हमारे सामने लेकर आती है पुस्तकों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। तो वह सब उसके माध्यम से वह ज्ञान, वह सोच का विस्तार लड़कियों को मिल सकता है। यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगी एंकर महोदया, ये जो 4 राष्ट्रीय पुरस्कार एनएसएस के क्षेत्र में आए, मुझे इसमें 2012 में पहला वॉलंटियर श्रेणी का पुरस्कार आया जो मुरथल गांव की ही छात्रा राधा को मिला। 2013 में फिर से मुरथल की ही छात्रा पूजा को इसके लिए चुना गया और 2015 में हर वर्ष 10 प्रोग्राम ऑफिसर सिलेक्ट किए जाते हैं भारतवर्ष के स्तर पर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। तो 2015 में मुझे इससे नवाजे जाने का सौभाग्य मिला। 16 में फिर से हमारी एक स्टूडेंट जो सोनीपत से आती थी, योगिता, उसे यह पुरस्कार मिला। ये कैश अवार्ड्स हैं और इसके माध्यम से चूंकि मैं बहुत से छात्र और छात्राओं के बीच में बैठी हुई हूँ, ये सक्सेस स्टोरी आपके साथ आज शेयर करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसलिए नहीं कि ये मेरी सफलता की कहानी है या मेरे कॉलेज की कहानी है, इसलिए कि क्यों ना ये कहानी हर कॉलेज की कहानी बने, हर टीचर की कहानी बने, हर स्टूडेंट की कहानी बने। हम सब में बहुत पोटेंशियल होता है, बस हम जी जान से जब एक तपस्या के साथ, एक पैशन के साथ, एक लगन के साथ जब हम किसी कार्य को करते हैं तो सच में उसकी गूंज, उसकी अनुभूति, उसका प्रयास बहुत दूर दूर तक हमारे समक्ष आता है। और इसी से हमें पहचान मिली एक बेहतरीन कार्य करने का, एक गौरव स्वयं पर, क्योंकि मानव जीवन का सच में तात्पर्य भी तभी है जब हम उसको चरितार्थ करते हैं अपने कर्म के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से, और स्वयं एक एग्जाम्पल बनकर जब हम अपने छात्र और छात्राओं के बीच में होते हैं, और यह आसान नहीं है। बिल्कुल, और क्योंकि आप कवि भी हैं तो मैं चाहूंगी कि 4 लाइनों के साथ आप इस सेशन की समाप्ति करें। जी जी, कवि भी हूं मैं। महिला काव्य मंच है, रजिस्टर्ड एक बॉडी है महिलाओं के क्रिएटिव प्लेटफॉर्म की, मैं उसमें हरियाणा की अध्यक्ष के तौर पर आजकल काम कर रही हूँ। आदरणीय नरेश नाथ जी के द्वारा स्थापित यह एक मंच है। लड़कियों के लिए एक छोटी सी कविता कहना चाहूंगी। जब कोई नहीं कर रहा होता उनके होने की दुआ, तब भी चुपके से पैदा हो जाती हैं लड़कियां। जब कोई नहीं कर रहा होता उनके होने की दुआ, तब भी चुपके से पैदा हो जाती हैं लड़कियां। जब गली मोहल्लों में घूरते हैं लोग उन्हें हर बार, तब भी घर से निकल पढ़ने को जाती हैं लड़कियां। पहले पराया धन और फिर पराए घर की कहलाती हैं, फिर भी दोनों घरों में रच बस जाती हैं लड़कियां। और 2 पंक्तियों से समाप्त करती हूं। चूंकि बार बार आती हैं कंफर्ट जोन से बाहर, है ना, महिलाओं को अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर बहुत कुछ करना पड़ता है। चूंकि बार बार आती हैं कंफर्ट जोन से बाहर, अपने आप जीना सीख जाती हैं लड़कियां, अपने आप जीना सीख जाती हैं लड़कियां। धन्यवाद।
चलिए, आप तीनों को बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। हालांकि विषय बहुत अच्छा है, बातें जितनी की जाए उतनी कम है, लेकिन बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एनर्जी पार्टनर इंडियन ऑयल।